ये कहानी एक रमेश बाबू की है जो कि एक सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। बेटा अजय सबसे छोटा था। बेटे की चाह में ही 3 बेटियां हो गई थी। वो जमाना ही ऐसा था जब लोगों की ये धारणा हुआ करती थी कि वंश बढ़ाने के लिए एक बेटे का होना जरूरी है। परंतु रमेश बाबू अपनी बेटियों को कभी बोझ नहीं समझते थे। उन्होंने अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया। एक दिन की बात है। अरे भाग्यवान, तुम्हारे बेटे अजय का फोन आया था। आज शाम को तुम्हारा लाडला बेटा और बहू अपने शहर से गाड़ी में चलेंगे। कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर गीता के चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक आ गई। अपने बेटे बहू से मिलने के लिए वो बेताब हो उठी। तीनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में कर दी और बेटा अजय भी एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्य करता। दिल्ली में अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। बहू बेटे के आने की खुशी में गीता जी सुबह से उठ गई और बेटी बहू की पसंद का खाना तैयार करने में जुट गई। बार बार घड़ी की तरफ देखकर गीता बोलती, अजी फोन करो तो अभी तक आए नहीं। अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र करो, आ जाएगा तुम्हारा बेटा। और ये क्या, तुम सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो? अरे बेटे की पसंद का खाना बनाया है। आज देखना, खाना खाते ही मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। पूरे 1 साल के बाद जो आ रहा है, खूब प्यार लुटाऊंगी कि वो इस बार हमें भी अपने साथ बड़े शहर ले जाएगा। और वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता। बच्चों के बिना तो ये घर काटने को दौड़ता है। इसके बाद गीता बैग में कपड़े रखने लगी। अरे गीता, हम दोनों के कपड़े बैग में क्यों भर रही हो? भूल गई, हमारा बेटा अजय कह रहा था कि वो केवल 2 दिन के लिए आएगा। कम से कम उनके आने तक तो रुक जाती। फिर अगर वो हमें अपने साथ ले जाना चाहे तो पैकिंग में कितना समय लगेगा? आप भी जी कैसी बातें करते हैं? क्या आपको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है? जब मेरे बेटे ने पहले ही कह रखा है कि वो हमें साथ ले जाएगा, तो भला बार बार उस बात को दोहराने से क्या फायदा? अब उस उम्र में अपने माता पिता को अकेला थोड़ी ना छोड़ेगा। मेरा बेटा, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। अभी बातें चल ही रही थी कि तभी गीता ने अपने बेटे की गाड़ी के आने की आवाज सुनी। गीता और रमेश बाबू बड़े ही उत्साह के साथ दरवाजे पर पहुंचे, परंतु दोनों माता पिता हैरान रह गए। ना तो उनके बेटे ने और ना ही बहू ने उनके पांव छुए और दोनों बिना कुछ बोले अंदर चले गए। रमेश बाबू हैरानी से अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। अरे तो क्या हुआ? दूर से आए हैं ना, बेचारे बहुत थक गए होंगे, शायद इसलिए पैर छूना भी भूल गए। ऐसा कहते हुए गीता अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद अजय और माया फ्रेश होकर बाहर आए तो गीता ने जल्दी से खाने का टेबल पर तरह तरह के पकवान सजा दिए। जैसे ही अजय ने खाना खाना शुरू किया, अरे माँ, ये क्या इतनी आयली खाना? ऐसा खाना आजकल कोई खाता है क्या? माँ जी, मैं तो वैसे भी डाइटिंग पर हूँ, मुझसे तो ये खाना खाया ही नहीं जाएगा। ये सब देखकर गीता के चेहरे पर उदासी छा गई। बेटा, तुम्हारी माँ सुबह से एक पैर पर खड़ी है। इतने प्यार से तुम्हारे लिए तरह तरह के पकवान बनाए और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। छोड़िए ना, दोपहर को मैं बच्चों के लिए कुछ हल्का फुल्का बना दूंगी। फिर थोड़ी देर सब लोग बैठे और आपस में बातचीत की। फिर अजय और माया अपने कमरे में चले गए। शाम को गीता चाय बनाकर ले आई। तभी अजय की नजर कमरे में रखे बैग पर पड़ी। माँ, पिताजी, ये बैग यहाँ क्यों रखे हुए हैं? आप लोगों को कहीं घूमने जाने की तैयारी है क्या? अरे ये तो क्या बोल रहा है बेटा, भूल गया? इस बार तो तू हमें अपने साथ ले जाने वाला है ना, इसलिए मैंने बैग पहले से ही पैक करके रखा है। गीता की बात सुनकर अजय हड़बड़ा गया।
माँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने नया फ्लैट लिया है, उसमें अभी काम बाकी है। पूरे घर में सामान फैला हुआ है, ऐसे में आप लोगों को वहाँ कैसे ले जा सकूंगा? कोई बात नहीं बेटा, हम तो बस एक कमरे में रहकर ही गुजारा कर लेंगे। अपनी सास की बात सुनकर माया बोल पड़ी। माँ जी, आपको तो पता है ना कि हमारी इनकम भी अभी बहुत कम है। ऐसे में मैं आप लोगों के खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए तो रोटी सब्जी सब कुछ बनाना पड़ेगा। ये सुनकर गीता हैरान रह गई। तभी अजय ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, आप ही समझाइए ना माँ को, हम लोग खुद वहाँ अभी सेट नहीं हुए हैं। ऐसे में आप लोगों को वहाँ ले जाकर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। गीता की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, बेटा बात ये है कि मेरा तुम लोगों के बिना दिल नहीं लगता है। तेरी तीनों बहनें अपने अपने घरों में बस गई हैं, खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर अजय और माया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गीता और रमेश बाबू वहाँ से चले गए और थोड़ी देर बाद माया और अजय से बोली, तुम्हारी माँ तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझसे इनकी सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानती हो कि वहाँ अकेले हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है, लेकिन तुम्हारे माँ और पिताजी वहाँ जाकर मेरे हर काम में टोका टाकी करेंगे, हमारी जिंदगी में दखल देंगे, और ये बात मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम चिंता मत करो, हम लोगों का पहले ही इतना खर्चा है। हमसे हमारे खुद के शौक ही पूरे हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब इन लोगों को अपने साथ ले जाकर मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अजय और माया आजाद जिंदगी जी रहे थे, जिसमें वो कोई दखल नहीं चाहते थे। जब चाहे पार्टी करना, देर रात घूमना, ये सब वो बड़े आराम से कर पाते थे। पर अपने माता पिता को बताते थे कि वो लोग अभी सेट नहीं हुए हैं। हमेशा उन्हें अपने पास रखने से मना कर देते थे। 2 दिन के बाद वो समय भी आ गया जब बेटा बहू शहर वापस जाने के लिए चल पड़े। गीता की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी माँ को रोता देख अजय बोला, माँ, चिंता मत करो, जब हम अच्छे से सेट हो जाएंगे तब आप लोगों को भी अपने साथ ले चलेंगे। बेटा मैंने तो कपड़ों का बैग भी तैयार करके रख लिया है और उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इस बार तुम दोनों मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। हम दोनों को यहाँ तुम्हारी बहुत याद सताती है। उसी समय अजय अपनी माँ की बात काटते हुए बोला, माँ, अब जाने भी दो, जाते वक्त आपने रोना धोना लगा रखा है। हाँ माँ, आप लोग यहीं पर शांति से रहिए। वैसे भी शहर का जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। इतना कहकर वो दोनों गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। इधर गीता रोती रह गई। रमेश बाबू सब कुछ समझ चुके थे, बस नहीं समझी थी तो गीता। आज अपने बेटी बहू के व्यवहार से उनके दिल को बड़ा आघात हुआ, पर माँ थी ना, इसलिए ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी कि अब उनका बेटा उनका नहीं रहा। थोड़ी देर बाद गीता अपने पति से बोली, सुनिए जी, घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा कहते कहते वो जोर जोर से रो पड़ी। गीता, अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है, परंतु वह अपनी पत्नी का दिल नहीं तोड़ना चाहता है, इसीलिए चुप रह गए। बस लगातार उन्हें देखते रहे। गीता अब खोई खोई सी रहने लगी, खाना भी ठीक से नहीं खाती। गीता अब बीमार रहने लगी। दिन रात बेटे और बहू के फोन का इंतजार करती, परंतु कई दिनों तक जब एक भी फोन नहीं आया तो खुद ही फोन कर बैठी। फोन उठते ही अजय ने कहा, माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। गीता रोने लगी। एक दिन जब गीता बरामदे में बैठी थी तो बाहर से आवाज आई, साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ। गीता ने नजर उठाकर देखा तो एक बुजुर्ग महिला साड़ियां बेच रही थी। उसके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट फैली थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। गीता जी ने उस वृद्ध महिला को बुलाया। आप इस उम्र में घर घर जाकर साड़ियाँ बेच रही हैं, क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है।
तुम जानकर हैरान हो जाओगी कि मेरे 4 बेटे हैं। सब शहर में रहते हैं, पढ़ाया लिखाया शादी कर दी, पोता पोती भी है, लेकिन अब चारों में से किसी के घर मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो हंसने लगी और फिर बोली, पति का साथ तो जवानी में ही छूट गया था। उस वक्त कुछ पैसा भी नहीं था, पर अपने बच्चों को तो पालना ही था। सिलाई बुनाई का काम शुरू किया, बहुत मुश्किलें आई, फिर एक फैक्ट्री में काम मिल गया। चारों बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। सोचा था कि बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, मगर क्या पता था ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। अब मैं अपनी मेहनत से जीती हूँ, घर घर जाकर साड़ियाँ बेचती हूँ, खर्चा भी निकल जाता है और 2 बातें भी हो जाती हैं। सच कहा बहन, काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ बहन, आत्मनिर्भरता का भी अपना ही मजा होता है। उस वृद्ध महिला की बातें गीता के दिल पर लग गई। वो सोचने लगी, मेरा बेटा और बहू तो वापस जाकर फोन तक नहीं करते, जबकि वे जानते हैं कि उनके जाने के बाद मैं रो रो कर बुरा हाल कर चुकी हूँ। मुझसे तो अच्छी ये महिला है जो किसी स्वार्थी बेटे को याद नहीं करती। बस उसी क्षण गीता ने भी एक फैसला ले लिया। क्या बात है गीता, आज तो बहुत खुश लग रही हो। जी हाँ, आज मैंने एक फैसला लिया है। कौन सा फैसला? मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। इस उम्र में व्यवसाय? ये ख्याल कैसे आया तुम्हारे मन में? आज की साड़ी बेचने आई वृद्ध महिला की कहानी सुनकर। उसने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। आपकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैं भी अब बेटे बहू के लिए आंसू नहीं बहाऊंगी। मैं भी सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करूंगी। मुझे तो इसमें वैसे भी बहुत शौक है और मैं निपुण भी हूँ। ये बात मैं तो बहुत पहले समझ गया था। खैर कोई बात नहीं, अब बताओ मुझे क्या करना है? बस बाजार चलिए, कुछ अच्छे कपड़े और सामान खरीदने हैं। वो दिल्ली में अजय और माया की जिंदगी में भी तनाव बढ़ रहा था। यार ये नौकरी कर कर के थक गया हूँ। महीने की वही थोड़ी सी सैलरी, अब तो इसमें गुजारा भी नहीं होता। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। मेरा इस थोड़े से पैसों से गुजारा नहीं होता। मेरे अपने भी शौक है, घर के खर्च में ही सब खत्म हो जाता है। सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू कर दूं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? अरे आपके माँ पिताजी का इतना बड़ा मकान है, वो कब काम आएगा? बेच देते हैं, जो पैसा आएगा उससे बिजनेस कर लेंगे। ठीक कहती हो, ये तरकीब ठीक है। 2 दिन बाद अजय और माया अपने माता पिता के घर पहुंचे। जब उन्होंने घर का नजारा देखा तो हैरान रह गए। घर अब एक बुटीक में बदल चुका था। गीता अपने काम में व्यस्त थी। जब हम लोग यहाँ से निकले थे तो तुम्हारी माँ ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना तो वो मर जाएगी। और देखो, इन्होंने अपना नया कारोबार जमा लिया। फिर माया ने इशारे से अजय को बोला, चलो तुम्हारी माँ के पैरों में गिर जाते हैं। माँ तो आखिर माँ ही होती है, माफ कर ही देगी। मगर ये बात कहते हुए उसे ये मालूम नहीं था कि गीता उनके पीछे ही खड़ी थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है बहू, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारे साथ शहर जाने के लिए नहीं रह गई। उस वक्त मैं ममता वश में तुम लोगों से दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन तुम लोगों ने मुझे उस हालत में छोड़कर जीवन का नया पाठ लिख दिया। माँ, दरअसल मैं अब बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप... जिस दिन तुम मुझे रोता हुआ छोड़कर गए थे, उस दिन के बाद तुमने मुझसे फोन पर भी बात करना जरूरी नहीं समझा। और आज 2 साल बाद तुम यहाँ क्यों आए हो? जब पैसों की जरूरत पड़ी तब मुंह उठाकर चले आए। तुम्हें क्या लगा हम बेवकूफ हैं? जिस मुंह से आए थे उसी मुंह से वापस चले जाओ। मेरे पास ना तुम्हारे लिए कोई पैसा है और ना ही कोई ममता। तुमने बिल्कुल ठीक किया गीता, ऐसे बच्चों के साथ यही करना चाहिए। बेटा, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। हम लोगों ने मान लिया है कि हमारा कोई बेटा बहू कभी थे ही नहीं। चले जाएं? कहाँ चले जाएं पिताजी? आप लोग शायद भूल रहे हैं, इस घर पर मेरा भी पूरा अधिकार है और उस अधिकार को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा।
बिल्कुल सही कहा। अपना हक तो हम लेकर ही रहेंगे। अगर आप लोग ऐसे नहीं माने तो मैं अपने भाई को बोलकर आपके खिलाफ घरेलू हिंसा का झूठा केस करवा दूंगी। जिंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे। सुन लिया ना पिताजी, मैंने इस घर के लिए ग्राहक भी ढूंढ लिया है। मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। आप चलकर पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मकान बेचने से जो पैसा आएगा वो हमें दे दीजिएगा, वरना उंगली टेढ़ी करनी हमें भी आती है। हम पढ़े लिखे हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। अजय की ये बात सुनते ही रमेश बाबू ने गुस्से में खींचकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। पिताजी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? अब ये मेरे पति भी हैं, आपका इन पर कोई अधिकार नहीं है। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा माया के गाल पर पड़ा। गीता ने पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। जब हमारा तुम पर अधिकार ही नहीं तो किस मुंह से यहाँ अपना एक हक मांगने चले आए? नहीं मिलेगा तुम्हें कोई फूटी कौड़ी। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर भीख मांगो। यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं। माँ का ऐसा रौद्र रूप देखकर दोनों बेटे बहू सन्न रह गए। तू क्या कह रही थी बहू कि अपने भाई को बुलाएगी? चल बुला ले। खैर छोड़, तू क्यों तकलीफ करेगी, ये काम भी मैं ही कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर में रमेश बाबू के दोस्त राधे श्याम जी का वकील कुछ कागज और 2 पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचा। पुलिस को देखकर माया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे दिन में तारे नजर आने लगे, क्योंकि उन पुलिस वालों में से एक वर्दीधारी कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई आकाश था। जैसे ही माया आकाश की तरफ बढ़ने लगी, मैं इस समय ड्यूटी पर हूँ, यहाँ कोई किसी का भाई बहन नहीं है। तो बेटा इन्हें थमा दो। अजय और माया ने जब उन कागजों को देखा तो उनके होश उड़ गए। कागजों में लिखा था इस मकान पर केवल उनकी तीनों बेटियों का हक है। अगर बेटे बहू ने कोई दुर्व्यवहार या मकान हड़पने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बेटा डिग्रियां तो बेशक बड़ी बड़ी हासिल कर ली, पर दिमाग और समझ से आज भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। रमेश बाबू का ये रूप देखकर दोनों के मुंह से बोल तक नहीं फूटा। अब आकाश को अपनी बहन की करतूतों का पता चला तो उसने इन्हीं हरकतों के कारण माँ पिताजी ने तेरी शादी जल्दी कर दी थी। मायके में भी तू मेरी पत्नी को बहुत सताती थी। अब भी बाज नहीं आई तो मायके में भी तेरी कोई जगह नहीं बचेगी। फिर आकाश ने गीता और रमेश बाबू से माफी मांगी और वहां से चला गया। अब अजय और माया को अपनी भूल का एहसास हुआ। दोनों बेटा बहू अपने घर लौट आए। गीता और रमेश बाबू ने चैन की सांस ली। अब गीता अपने बुटीक और सिलाई कढ़ाई के काम में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें बेटे बहू की कोई कमी महसूस ही नहीं होती थी। देखो ना कैसा सुकून भरा घर है। अब कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, बस सच्चे लोग और सच्चा अपनापन। हाँ जी, अब मैं समझ गई हूँ। ममता और मोह की डोर अलग स्वार्थी लोगों से बंधी हो तो उसे जितनी जल्दी काट देना चाहिए उतना अच्छा होता है। अब तो मैं अपने काम में ही खुश हूँ। इधर गीता जी का बुटीक दिन ब दिन तरक्की करने लगा। शहर के कई अच्छे ग्राहक उनके पास आने लगे। उनकी तीनों बेटियां भी अपने अपने घरों से आकर माँ पिता से मिलने लगी। माँ, हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि आप इस उम्र में इतना अच्छा काम कर लोगी। बेटा, काम करने की कोई उम्र नहीं होती, बस हौसला चाहिए। तुम्हारे पापा हमेशा कहते थे अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। अब समझ में आया उनकी बात कितनी सही थी। घर फिर से खुशियों से भर गया। गीता, दुनिया का सबसे बड़ा सुख आत्मनिर्भरता है। अपने बच्चों पर हक जताने से अच्छा है कि हम खुद अपने दम पर जिए। इधर अजय और माया दिल्ली में अपने किए पर पछता रहे थे। अब उनके जीवन में कोई सहारा नहीं बचा था। काश हमने माँ बाप का दिल न दुखाया होता, आज हमारा भी घर सुकून भरा होता। पर समय हाथ से निकल चुका था। अगर अपने माता पिता का हाथ पकड़कर रखोगे तो दुनिया के पैरों में गिरने की नौबत नहीं आएगी। गीता ने सिखाया कि उम्र कभी काम करने में बाधा नहीं बनती। अगर हिम्मत और आत्मविश्वास हो तो हर गम को भी सुख में बदला जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो